एलन मस्क की कंपनी एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसने हाल ही में भारत सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। एक्स ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सरकार पर मनमानी सेंसरशिप का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यह सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी के रूप में एक्स के व्यापार मॉडल को कमजोर करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में है, जहां यह तय किया जाएगा कि भारत का विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटवाने का आदेश वैध नियमन है या राज्य द्वारा अतिरेक। भारत सरकार की आलोचना या जवाबदेही दोनों जरूरी हैं। इन तमाम बिंदुओं पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। तो भारत सरकार को अपने कार्यों के लिए लोकतांत्रिक निगरानी तंत्र खड़ा करना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे यह भी अधिकार है कि वह लाभ लाभ में चलने वाली विदेशी टेक कंपनियों को राष्ट्रीय कानून के तहत उत्तरदायी ठहराए। भारत सरकार का पक्ष है कि अगर विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां भारत में काम करना चाहती हैं, तो उन्हें भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा। वह कहती हैं कि विनाशकारी ऑनलाइन कंटेंट के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं, उन्हें लागू करना सेंसरशिप नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। तो बड़ी चीज यह है कि क्या सोशल मीडिया पर लागू होने वाले नियम सेंसरशिप हैं? चूंकि इस विवाद ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि सेंसरशिप आखिर है क्या? क्या सरकार द्वारा कोई भी कंटेंट हटाना स्वतः गलत है? कौन तय करेगा कि कौन सी ऑनलाइन सामग्री हानिकारक है? यह तय है कि भारत सरकार ऑनलाइन स्पेस को सुव्यवस्थित करना चाहती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर सरकारी कदम दमनकारी होता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया कंपनियों के हर कथित फ्री स्पीच वाले दावे को भी आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी कंपनियां अक्सर खुद को पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक बनाकर नैतिक ऊंचाई पर खड़ी दिखती हैं, लेकिन इनके अपने निर्णय राजनीतिक झुकाव, वैचारिक पसंद और पश्चिमी गठबंधनों से प्रभावित होते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स में आंतरिक पारदर्शिता और आत्मनिरीक्षण की भी भारी कमी होती है। आपने अमेरिका का चुनाव देखा होगा, एक्स के मालिक और एक्स का प्रभाव भी देखा होगा। अगर एलन मस्क और उनके एआई बॉट ग्रोक का मामला देखें, तो मस्क ने अपने एआई चैटबॉट ग्रोक को सत्य और वस्तुनिष्ठता को अधिकतम करने के लिए विकसित किया था, लेकिन जब ग्रोक ने उनके खुद के बयानों की खामियों को उजागर करना शुरू किया, तो मस्क ने कहा कि यह पुराने मीडिया की नकल कर रहा है। जुलाई में उन्होंने दावा किया कि ग्रोक को बेहतर किया गया है, लेकिन उसके बाद वही ग्रोक यहूदी विरोधी टिप्पणियां करने लगा और यही ग्रोक हिटलर की तारीफ भी कर बैठा। तो कंटेंट नियंत्रण के मुद्दे पर दो दावे आमने सामने हैं। पहला कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थानों के आधार पर सामग्री को नियंत्रित कर रही है। दूसरा कि ये सोशल मीडिया कंपनियां पहले से ही अपने नियमों से हानिकारक सामग्री पर नियंत्रण करती हैं और सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो पता चलता है कि टेक कंपनियों का तर्क उतना नैतिक नहीं है जितना वह दिखाती है। भारत सरकार का एक कदम दबाव नहीं बल्कि एक जरूरी हस्तक्षेप है, ताकि प्लेटफॉर्म्स की असली कार्यप्रणाली को समझा जा सके और उनकी जवाबदेही तय की जा सके। और बड़ी चीज है, कौन से नियम और कैसी निष्पक्षता। एक्स और मेटा जैसी कंपनियों ने कई बार अपनी विचारधारा से भिन्न मत रखने वाले यूजर्स को ब्लॉक किया है, उनकी पहुंच सीमित की, उन्हें बिना प्रमाण के राजनीतिक संबद्ध बताया या सीधे उनकी प्रोफाइल हटा दी और फिर भी खुद को न्यूट्रल कहा है। 2018 का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ये साफ कर चुका है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा ने बिना अनुमति करोड़ों लोगों का डेटा चुरा के चुनावों में राजनीतिक विज्ञापन चलाने के लिए उसे इस्तेमाल किया गया। भारत में भी ये राजनीतिक पक्षपात देखा गया है। एक्स पर यह देखा गया है कि अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े नेताओं की प्रोफाइल सीमित की गई, उनकी पहुंच, उनकी रीच घटाई गई, जबकि दक्षिणपंथी नेताओं को ज्यादा बढ़ावा मिला। भारत में ग्रोक ने कांग्रेस के पक्ष में पक्षपाती सामग्री प्रकाशित की और वह गैर पक्षपाती भूमिका निभाने में सफल रहा। तो जब यूरोप
सोशल मीडिया पर नियंत्रण लागू कर सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं? और कहा जा रहा है कि एक्स जैसी कंपनियों में रंग भेद फैलाने वाले स्टाफ भी हैं, जिन्होंने भारतीयों से नफरत को सामान्य बनाओ जैसे नारे दिए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्स की 75% कमाई विज्ञापनों से और बाकी डेटा बेचकर होती है। मतलब ये कंपनियां उस राजनीतिक व्यवस्था की तरफ झुकी होती हैं जो उन्हें मुनाफा देती हैं, और इसी के अनुसार भारत में भी सामग्री की मॉडरेशन होती है। सरकार की आलोचना मिटाने का डर भी है, लेकिन यह आशंका जरूर है कि कहीं सरकारी नियमन से सरकार की आलोचना वाली सामग्री को हटा न दिया जाए। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि सेंसरशिप योग्य सामग्री को तय करने का नैतिक और वैध अधिकार किसके पास हो, एक विदेशी निजी कंपनी के पास या एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के पास। सरकार चाहे जितनी भी दोषपूर्ण हो, उसे अदालतों, चुनावों और संविधान से उत्तरदायी बनाया जा सकता है। और एक विदेशी कंपनी सिर्फ अपने शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होती है, न जनता के प्रति और न ही किसी संविधान के प्रति। इसलिए आईटी एक्ट जरूरी है, क्योंकि भारत का आईटी एक्ट यह सुनिश्चित करता है कि भारत में काम कंपनी करने वाली तकनीकी कंपनियों पर नियंत्रण हो और वे देश की संप्रभुता का सम्मान करें। अगर सरकारें कभी सत्ता का दुरुपयोग करें तो समाधान सिलिकॉन वैली को सत्ता सौंपना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना है, जैसे न्यायपालिका, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार कानून। तो बड़ी चीज यह है कि भारत को तय करना होगा कि उसकी दिशा कौन तय करेगा। भारत की संसद की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि वह अपने घरेलू संस्थानों को इस योग्य बनाए कि वे भारतीय नागरिकों को सशक्त बना सकें, न कि यह जिम्मेदारी उन पश्चिमी टेक कंपनियों को दे दें जो भारत की जमीनी सच्चाइयों को तोड़ मरोड़ कर अपनी वैचारिक और राजनीतिक वंशाओं के अनुसार पेश करती हैं। तो सीधे तौर पे विदेशी मीडिया कंपनियों को जो भारत में उनका जो दखल बढ़ रहा है, उस दखल को अब कानूनी दायरे में लाना जरूरी हो गया है। और इनका अनियंत्रित प्रभाव भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक सर्वोच्चता के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए जो भी विदेशी कंपनियां भारत में काम करें, उन्हें भारत के संविधान और कानूनों का पालन उतनी ही गंभीरता से करना होगा जितना किसी भी घरेलू इकाई को करना पड़ता है। यही भारत की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता की बुनियाद है। तो यह रिपोर्ट फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के लिए लिखी है दिव्यांशी शारदा ने। दिव्यांशी आईआईटी मद्रास में डेवलपमेंट स्टडीज की पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है और उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से लोक नीति में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और विकास की नीति, समुदाय केंद्रित शासन प्रणाली और सामाजिक बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण का वह अध्ययन करती हैं। कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।